नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और मैं आयुष प्रताप सिंह पुनः आपके लिए उपस्थित हूं अपना नया वीडियो लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपने जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें मैंने आपको भाषा के बारे में पढ़ाया था। जी हाँ, भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पे जा करके हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वो पहला वीडियो देखिए, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाषा क्या होती है। उसके बाद आज ही हमारा दूसरा वीडियो है। तो जो भाषा था वो हमने पढ़ा था वर्ण विचार के अंतर्गत, और आज का जो वीडियो है ये भी वर्ण विचार के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो भाषा हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम आते हैं वर्ण विचार पे। और आज हम पढ़ेंगे वर्णों के बारे में, वर्णमाला के बारे में, और वर्णमाला के जो प्रकार हैं जैसे स्वर, व्यंजन, ये सब, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ी कुछ बातें करते हैं पहले। तो सबसे पहली बात ये बताइए कि भाषा चाहे कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कोई भी भाषा, ठीक, जो भारत में बोली जाती है या कहीं और बोली जाती है। तो भाषा जब हम बोल करके किसी से संवाद करते हैं भाषा के माध्यम से, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अगला जो भी बोलता है हम उस हिसाब से उसका उत्तर देते हैं, उत्तर प्रति उत्तर लगा रहता है। तो हमें बड़ा आसान रहता है सिस्टम बोलने और आंसर देने में, है कि नहीं। पर जब बात लिखने की आती है, लिखने की, तो वहाँ पे हमें कुछ विशेष ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। वहाँ पे हमें ज़रा विशेष ज्ञान होना आवश्यक होता है। अगर हमें वो ज्ञान ना हो तो हम लिख करके अपनी बातों को किसी को बता नहीं पाएंगे। तो क्या आपको पता है कि हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? जी हाँ, हमें अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक है, हमें मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें अक्षर, मात्रा इत्यादि ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो हम लिख करके अपनी बातों को बता ही नहीं सकते। बोल कर तो बता देंगे, लिख कर नहीं बताएंगे। बोलने के लिए भी अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक है, परंतु लिखने में हमें ये पता होना चाहिए कि हम उन्हें कैसे लिखते हैं, ठीक। तो आज हम ये सभी चीज़ें इन वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में भी अक्षरों अर्थात और वर्णों का, मात्राओं का, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जिसमें हम सबसे पहले जो चीज़ आज पढ़ने जा रहे हैं वो इन्हीं से संबंधित है, और उसे कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण, ठीक। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वर्ण। तो क्या आपको पता है वर्ण क्या होता है? चलिए बताते हैं वर्ण क्या होता है। हिंदी भाषा में जो ध्वनियां हम प्रयोग में लाते हैं बात करते समय, बोलते समय, या जिन ध्वनियों का उपयोग हम करते हैं, जो अक्षर हम बोलते हैं लिखने के लिए, उन्हीं अक्षरों के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, ठीक। उच्चारण जिन वर्णों का करके, जिन शब्दों का उच्चारण करके, अक्षरों का उच्चारण करके हम जो बातें करते हैं, लिखने के समय पे हम उन शब्दों, उन अक्षरों के लिए, उन वर्णों के लिए, उन ध्वनियों के लिए कुछ विशेष चिन्ह बना करके रखे हुए हैं, पहले से ही डिसाइड है वो। तो उन्हें हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। जी हाँ। तो लेखन में, जब हिंदी भाषा में जब हम लिखने के लिए अपने ध्वनियों को जब लिखित भाषा में अपना प्रस्तुत करते हैं किसी के सामने, तो उसके लिए हमने कुछ चिन्ह निर्धारित करके रखे हुए हैं, और उन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण, ठीक। जैसे अगर हम साउंड, जैसे ध्वनि अगर हम प्रयोग में लाते हैं, अ ध्वनि प्रयोग में लाते हैं, तो हम कुछ ऐसा चिन्ह बनाते हैं, ठीक। अगर हम म बोलना चाहते हैं, हमारी ध्वनि क्या है? म, तो हम ऐसा चिन्ह बनाते हैं। तो अलग अलग ध्वनियों के लिए हमने अलग अलग चिन्हों की व्यवस्था की हुई है। उन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। जी हाँ, तो उन्हें हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो पार्ट है, मतलब पॉइंट है, वो है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के बारे में अभी हमने जाना कि जो विशेष चिन्ह हैं जो हमें लिखने में सहायता करते हैं हमारी ध्वनियों को, उन्हें वर्ण कहते हैं। और इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, इनके व्यवस्थित क्रम के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक। जी हाँ,
वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह, फिर क ख ग घ अंग, इस तरह से आप क्रम में पढ़ते हैं ना। तो इसी क्रम को, इसी व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला जी। अब वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहले भाग को कहते हैं स्वर और दूसरे भाग को कहते हैं व्यंजन। पहले भागों को क्या कहते हैं? स्वर, अर्थात स्वर पहला प्रकार है इसका, और जो दूसरा प्रकार है इसका वो है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। जी हाँ, तो स्वर और व्यंजन ये दो वर्णमाला के भाग हैं या प्रकार हैं। ठीक, अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये बात समझिए। तो जो स्वर होता है वो बड़ा स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र। तो जो स्वर होते हैं, स्वर वर्ण जो होते हैं, उन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। जी हाँ, और हिंदी में 13 स्वरों का प्रावधान है। 13 स्वर स्वीकार किए गए हैं। ठीक, जो अ से लेकर के अह तक हैं। अ से लेकर के अह तक मैं आपको जो पीपीटी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आप देख सकते हैं। उसमें परिभाषा, उसमें उदाहरण, सब कुछ उसमें व्यवस्थित तरीके से मैंने उसमें बताया हुआ है। आप जरूर हमारे चैनल पर जुड़ें और वो पीपीटी प्राप्त करें, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है। ठीक है, तो स्वर का आपको समझ में आया परिभाषा, कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक, उसका दूसरा प्रकार है व्यंजन। वर्णमाला का दूसरा प्रकार है व्यंजन। तो व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। अब यहाँ छोटा सा एग्जांपल देके मैं दोनों को क्लेरिफाई कर दूं। तो यहाँ स्वर जो है वो है अ। क्या है? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अभी मैंने जितने भी वर्णों को उच्चारित किया, उन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण के लेने की आवश्यकता, उनकी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं हुई। ठीक है, आप स्वयं भी उच्चारण करके देख सकते हैं। ठीक, जो दूसरा वाला प्रकार है व्यंजन, वो जैसे कि क, आप बोलिए क, तो लास्ट में अ आ रहा है ना, अंत में आप अ महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ख, अंत में ख अ ऐसे आ रहा है ना। तो व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनकी उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, अब आप अंतर समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं, माफ कीजिएगा, मूल वर्ण। हिंदी में जो मूल वर्ण, स्वर व्यंजन नहीं, वर्ण, जो मूल अक्षर या वर्ण स्वीकार किए गए हैं, उनकी संख्या 44 है, 44, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। परंतु इनमें अंग, अह, ढ, ढ, छ, त्र, ज्ञ, श्र, इनको छोड़ दिया गया है, इनको उसमें स्वीकार नहीं किया गया है। ये कुछ मूल वर्ण हैं। ठीक, उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें तो जो वर्ण हैं उनकी संख्या 45 स्वीकार की गई है, 45। ठीक, जिसमें हमने 10 स्वर स्वीकार किए हुए हैं, जिसमें हम 10 स्वर और 35 व्यंजन को गिनते हैं। ठीक है, जिसमें री, अंग, अह, छ, त्र, ज्ञ, श्र, इनको हम काउंट नहीं करते हैं, इनको छोड़ दिए हैं। ठीक है, इनको छोड़ करके हम 45 संख्या स्वीकार किए हुए हैं उच्चारण की दृष्टि से। परंतु अगर हम लेखन की दृष्टि से बात करें, किस आधार पर? लेखन के आधार पे, या जो हमारे कुल वर्ण हैं उनको लेखन के आधार पे 52 हमने स्वीकारा है। ठीक है, लेखन के आधार पे कितने वर्णों को हमने स्वीकारा है? 52 वर्णों को स्वीकार किया हुआ है, जिनमें 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। कितने? 39। 40 में एक कम, 39। हिंदी में से 39 पढ़ते हैं, 39 इंग्लिश में। तो 13 स्वर और 39 व्यंजनों का प्रावधान है। ठीक है, ये कुल वर्ण 52 होते हैं लेखन के आधार पर, और जो कि 13 स्वर और 39 व्यंजनों का एक पूरा समूह होता है। स्वर व्यंजन अभी मैंने आपको बताया,
मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्वर पढ़ चुके हैं हम, व्यंजन पढ़ चुके हैं, जिनमें हम मूल वर्ण पढ़े 44 होते हैं, जिसमें 11 स्वर 33 व्यंजन, और इन जो नीचे लिखे हुए व्यंजन हैं इनको छोड़ करके। दूसरा हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। इन नीचे लिखे हुए व्यंजनों को हम उसमें काउंट नहीं करते हैं। लेखन के अगर दृष्टि से देखें, लेखन के आधार पर देखें तो इसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 52 आता है। ठीक है, ये लेखन के आधार पे था। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? स्वर के प्रकार। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। परीक्षा में मतलब ज़्यादातर प्रश्न हमारे विश्वविद्यालय में जब हम प्रवेश के लिए अप्लाई करते हैं या फिर यूपी पुलिस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस पार्ट से आता है, वर्ण विचार से। इसलिए अब जो स्वर का प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। एक बार बस आप ध्यान लगाएंगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्वर और स्वर के प्रकार पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम स्वर पढ़ चुके हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है या स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं, इन्हें स्वर कहते हैं। अभी हम परिभाषा आपको बताए हैं, अब हम इनके प्रकार को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? प्रकार को। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें स्वर के प्रकार की, तो ये हिंदी में 8 प्रकार के स्वर माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ठीक, जिसमें पहला प्रकार है उच्चारण में लगे समय के आधार पर। इनका वर्गीकरण किया गया है अनेक तरीके से। तो जिसमें सबसे पहला आता है वो है उच्चारण में लगे समय के आधार पर। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे अ का जो उच्चारण किए उसमें जितना समय लगा उसके आधार पे। तो उच्चारण में लगे समय के आधार पे जो स्वर हैं वो 3 भाग में डिवाइडेड है। कितने भाग में? 3 भाग में वर्गीकृत हैं। जिसमें पहला वाला आता है ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जी हाँ, स्वर के प्रकार 8 प्रकार के, जिसमें पहला प्रकार है उच्चारण में लगे समय के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण है। तो उसमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं बताता हूं। तो ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ और री। अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर हैं। क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। जी, आशा है समझ में आया होगा। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। संख्या में इन्हें 4 माना जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ नाम से ही है, बड़ा या अधिक, है ना। तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आप उच्चारण करके देखिए, अगर आप सही तरीके से इनका उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर से अधिक समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। ठीक है, चलिए अगला जो स्वर है उसमें पढ़ते हैं, वो है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत। जी हाँ, प्लुत स्वर। उच्चारण में लगे समय में ये तीसरा स्वर आता है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वो होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। जी हाँ, जैसे आप ध्यान करते होंगे, है ना, तो आंख बंद कर कैसे व्यायाम इत्यादि में आप बोलते नहीं होंगे, ओम, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसमें हम उस अक्षर को, उस स्वर को लंबा खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, है ना। तो वो स्वर होता है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। और जैसे अगर हम ध्यान करते हैं, जैसे कहते हैं नहीं राम, तो राम, इसमें जो स्ट्रेस आ रहा है, जो खिंचाव आ रहा है, ऐसे स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। ठीक, तो जो राम में जो ऐसे खिंचाव आ रहा है ना, ऐसे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्वर और भी हैं। तो उच्चारण में लगे समय के आधार पे हमने पढ़ लिया ह्रस्व स्वर,
दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीनों स्वर उच्चारण में लगे समय के आधार पे होते हैं और इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रकार की ओर। दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है संध्य स्वर और सामान्य स्वर। कौन सा? संध्य स्वर या और सामान्य स्वर। संध्य स्वर को कहीं कहीं संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसे संयुक्त स्वर के रूप में पढ़ते हैं। किस रूप में? संयुक्त स्वर के रूप में। तो जो संध्य स्वर है उसको संयुक्त स्वर के रूप में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो संध्य या संयुक्त स्वर होता क्या है, चलिए पढ़ते हैं। जब कोई स्वर दो भिन्न स्वरों के मेल से बनता है, ऐसा स्वर जो दो भिन्न स्वरों के मेल से बना है, उस स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। ऐसे स्वर जो दो भिन्न स्वरों से मिलकर के बने हुए हैं, उन स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? संयुक्त स्वर। जी हाँ, इनका एग्जाम्पल है ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ, ये संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। ठीक, अभी फिर से बता देते हैं कि संयुक्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो दो भिन्न स्वरों से मिलकर के बने होते हैं, ए ऐ ओ और औ। ठीक है, चलिए इसमें तो दूसरा प्रकार है वो है समान स्वर का। किसका? समान स्वर का। ठीक, समान स्वर का देखिए, समान स्वर किसे कहते हैं? जो समान स्वर है वो ऐसे स्वर होते हैं जो दो समान स्वरों के मेल से बनते हैं। संयुक्त स्वर दो भिन्न स्वरों के मेल से बनते थे और जो समान स्वर है वो दो समान स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है, उन्हें हम समान स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? समान स्वर। तो जो समान स्वर होते हैं वो आ इ ई उ ऊ री अंग अह, ये जो स्वर होते हैं ये समान स्वर होते हैं। कौन से स्वर? समान स्वर। अब इनकी संख्या कितनी है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या 9 स्वीकार की गई है। ठीक है, ये है समान स्वर। तो उच्चारण में लगे समय के आधार पे मैंने अभी आपको पढ़ाया, और संध्य और समान स्वर ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आशा है आप समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा पीछे जाकर के वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, जीभ के प्रयोग के अनुसार। जी हाँ, हम जो भी बोलते हैं उसमें हमारा जो आर्कुलेटर सिस्टम है, हमारा जो जीभ है, होठ है, हमारा जो ऊपर का तालु है, स्वरों के उच्चारण में हमारा जो कंठ है, ये सब बड़ा मायने रखता है। शरीर का ये जो अंग है, ये सभी अंग बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो अब जीभ के जो प्रयोग हैं उसके अनुसार स्वरों को कितने हिसाब से बांटा गया है, किन किन भागों में, वो अब हम पढ़ेंगे। तो जीभ के प्रयोग के अनुसार सबसे पहला जो स्वर होता है वो होता है अग्र स्वर। कौन सा स्वर? अग्र स्वर। उसमें जीभ का आगे का हिस्सा, ये हिस्सा आप देख सकते हैं। तो जो अग्र स्वर है, इस हिस्से की मदद से उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे अ इ ई ए ऐ, दांत के पास उसको रख करके आप उच्चारण उसका करते हैं, अ इ ई ए ऐ। ठीक, दूसरा जो है वो है मध्य स्वर। जीभ के एकदम बीच में, मध्य भाग में, जिस स्वर को जीभ के मध्य भाग के सहायता से उच्चारित किया जाए वो स्वर मध्य स्वर होता है। ठीक है, जैसे अ, जीभ के प्रयोग के अनुसार जो मध्य भाग से, जीभ के मध्य भाग की सहायता से उच्चारण करते हैं उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण है अ। क्या? अ। पश्च स्वर, जीभ के पिछले हिस्से से, जीभ के पिछले हिस्से की सहायता से जिन स्वरों का उच्चारण होता है, जैसे अ, उ, ओ, औ और आ। ठीक, आ को भी लोग पश्च स्वर के श्रेणी में रखते हैं। तो अग्र स्वर इ ई ए ऐ अ। ठीक, मध्य स्वर अ, पश्च स्वर आ उ ओ। ठीक, और औ और आ। ठीक है, अब चौथा है उच्चारण में मुख खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जो चौथा जो भाग आता है वो है उच्चारण में मुख खुलने के आधार पे। जी हाँ, जो हमारा ये मुंह है, उच्चारण करते समय ये कितना खुल रहा है,
इसके आधार पे भी स्वरों को हम पढ़ते हैं स्वरों को, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है विवृत स्वर। क्या? विवृत स्वर, जिसमें मुंह पूरा खुलता है। आ। बचपन में मम्मी खाना खिलाती होंगी हाथों से, तो कहते नहीं आ करो, आ। तो ये आ और ये आ, ठीक, ये दोनों विवृत स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा पूरा मुंह खुलता है, ठीक है। अर्धविवृत स्वर, जिसमें मुंह आधा खुलता है, जैसे अ, ए, औ, आ, ठीक। इस आ को भी अर्धविवृत स्वर के रूप में भी बहुत सारे लोग काउंट करते हैं। बहुत सारे हमारे जो विशेषज्ञ हैं हिंदी के, जो ज्ञानी हैं, वो इसको आ को भी अर्धविवृत स्वर में रखते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, बाकी आप इसको यहाँ पढ़ सकते हैं। तो अर्धविवृत स्वर जो होता है जिसमें मुंह आधा खुलता है वो है अ, ए, औ और आ, ठीक। तीसरा है संवृत स्वर। कौन सा? संवृत स्वर, जिसमें लगभग मुंह नहीं खुलता है, जैसे ई, उ, री, ठीक। इनके उच्चारण में मुंह को खोलने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है, लगभग बंद रहता है। और अर्ध संवृत स्वर जो है जिसमें मुंह आधा बंद होता है, आधा के लगभग बंद होता है, थोड़ा बहुत खुला होता है, जैसे ए और ओ, ए और ओ। होठों की स्थिति के आधार पे स्वरों में जो होठ की स्थिति है वो भी मायने रखती है, इसलिए स्वरों के एक प्रकार में इनको भी रखा गया है, एक भाग में इनको भी स्थान दिया गया है। होठों की स्थिति क्या होती है उसके आधार पे अगर हम स्वरों का अध्ययन करें तो पहला होता है अवृत। वृत मतलब आपको पता है, गणित में पढ़ते हैं ना, वृत बनाते हैं गोला, ठीक। तो अवृत मतलब जो वृत न हो, अवृत का मतलब जो वृत के आकार में न हो। तो जब हमारे होठ वृत के आकार में नहीं होते, तो ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण में होठ वृत के आकार में नहीं होते? तो वो है अ, आ, इ, ए। इन वर्णों के, इन अक्षरों के वर्णों के उच्चारण के समय हमारा जो होठ होता है, हमारे जो होठों की स्थिति होती है वो अवृतमुखी होती है, ठीक। हमारा जो मुख होता है, वो हमारा जो ओठ होता है, वह वृत्त के आकार में नहीं होता, ठीक। वो ये वर्ण है, आप इसको पढ़िए और उच्चारण करके अनुभव कीजिए। दूसरा होता है वृत्तमुखी। कौन सा? वृत्तमुखी। तो जो वृत्तमुखी होता है उस वर्णों के उच्चारण में हमारे होठ वृत्ताकार होते हैं, जैसे उ, ठीक, उ, ओ, औ। आप अनुभव करके देखिए, वृत्तमुखी स्वर नीचे ये लिखे हुए हैं, ये 4, ये वृत्तमुखी स्वर हैं। इनके उच्चारण में हमारे जो होठ होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, ठीक। अब हवा के नाक व मुंह से निकलने के अनुसार जब भी हम कुछ बोलते हैं तो आप अनुभव कर सकते हैं, अपने हाथ को ऐसे आगे रखिए और अनुभव कीजिए कि आपके मुंह से हवा बाहर आती है बोलते समय, आ रही है ना? जी हाँ। तो देखिए, हवा के नाक व मुंह से निकलने के अनुसार भी स्वर को यहाँ पर बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो जिसमें सबसे पहला है मौखिक, जिसमें हवा मुंह से निकलती है। मौखिक स्वर, जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले उन्हें हम कहते हैं मौखिक स्वर। कौन सा स्वर? मौखिक स्वर। जैसे रखिए हाथ, देखिए अ, आ, ई। इन 3 स्वरों के उच्चारण में जो हवा है वो मुंह से निकलती है। कहाँ से? मुंह से। और जो अनुनासिक स्वर है, जो दूसरा प्रकार है इसका, अनुनासिक स्वर, तो अनुनासिक स्वर के उच्चारण में जो हवा है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। कहाँ से? नाक से। जैसे ई, ठीक। इन स्वरों का उच्चारण कीजिए, देखिए आपके नाक से और मुंह से, दोनों से हवा निकलेगी अनुनासिक में। परंतु जो मौखिक है या जिसको नासिक कहते, जैसे मौखिक कहते हैं, निरनुनासिक जिसे कहते हैं, और मौखिक कहते हैं, इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, ठीक है। आशा है जितना अभी तक मैंने पढ़ाया ये 6 प्रकार आपको समझ में आया होगा, ठीक। 7वां प्रकार है घोषत्व के आधार पे। घोषत्व के आधार पे भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो घोषत्व के आधार पे जो स्वर हैं उन स्वरों को इसमें रखा गया है जिनके उच्चारण में हमारी जो स्वर ग्रंथियां होती हैं, जो स्वर तंत्रियां होती हैं, उनमें कंपन होता है। क्या होता है? कंपन, वाइब्रेशन, ठीक। तो जितने भी स्वर हैं हमारे, जितने भी स्वर हैं वो सभी सघोष हैं। क्या है? सघोष, ठीक। सभी स्वर घोष स्वर होते हैं। उनके उच्चारण में
हमारे स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन होता है, ठीक है, इसलिए इन्हें घोष वर्ण भी कहा जाता है, घोष स्वर कहा जाता है, ठीक है, सभी स्वर घोष स्वर होते हैं। 8वां प्रकार है प्राणत्व के आधार पे। किसके आधार पे? प्राणत्व के आधार पे। हवा, प्राणत्व मतलब हवा के निकलने के आधार पे। तो जो हमारे स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। मैं यहां लिख देता हूं, अल्प प्राण। जो हमारे स्वर होते हैं उनके उच्चारण में बहुत कम हवा निकलती है मुंह से, इसीलिए इनको अल्प प्राण कहा जाता है। तो हमारे जितने भी 13 जो स्वर हैं वो अल्प प्राण हैं। क्या है? अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण होते हैं। ठीक, आशा है आज की जो वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी। अभी हमारा व्यंजन बचा हुआ है, अभी हम व्यंजन नहीं पढ़ाएं, अभी हम लोग केवल स्वर पढ़े हैं। तो स्वर में हम जो चीज़ें पढ़े हैं आज, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ध्यान से आप फिर से पढ़िए, समझिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसका जो दूसरा भाग है व्यंजन, वो मैं अगले वीडियो में बना करके आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए और हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप के चैनल के रूप में आप जुड़िए, जिसमें मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करूंगा और आप वहां से पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो और सपोर्ट, आशीर्वाद बनाए रखिए और सहायता कीजिए, जिससे हम सभी आपकी सहायता या लोगों की सहायता कर सकें। ठीक है, हाँ जी, अपना स्नेह बनाते रहिए। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं भाग 2 में व्यंजन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।